फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की समरी में हम सुनेंगे लाइफ आफ्टर गूगल। चलिए गूगल सिस्टम की दुनिया को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गूगल की दुनिया से कोई बच नहीं सकता। इसे लॉन्च हुए 20 साल से भी कम हो चुका है। तब से इनमें ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये अपनी पावर को फ्यूचर में भी बचा कर रखेगा। आज की मार्केट में कई इंफॉर्मेशन जॉइंट बैठे हुए हैं, लेकिन गूगल की पोजीशन को कोई भी टच नहीं कर पा रहा। गूगल की पहुंच आम इंसान से लेकर सरकारी तंत्र तक सभी के कंप्यूटर में है। अगर हम गूगल के विजन की बात करें तो इसका विजन डेटा की दुनिया के इर्द गिर्द घूमता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। गूगल नॉलेज की फील्ड में काम कर रही है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ नहीं कर रही है। शायद यही कारण है कि गूगल इतना ज़्यादा सफल क्यों है। गूगल ने अपने आइडियाज़ पर प्रॉपर तरीके से काम किया है। हमेशा से उसका फोकस जानकारी को इकट्ठा करने में रहा है। इसके बाद गूगल उन जानकारियों को लेकर लोगों तक फिल्टर करके पहुंचाने का काम करता है। ये काम ना ही सुनने में आसान लगता है और ना ही करने में आसान रहा है। इसके लिए गूगल को एक बड़ा डेटाबेस तैयार करना पड़ा था। दुनिया में सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन के बाद गूगल के विजन के सामने एक चुनौती थी कि वे आखिर वो ROI कैसे निकलेगा। इसके लिए गूगल ने एडवर्टाइजिंग का सहारा लिया। आपको पता होना चाहिए गूगल 95% ऑफ इनकम एडवर्टाइजिंग से कमाता है। भले ही आप डायरेक्ट गूगल को पैसा नहीं देते हैं, लेकिन आप गूगल को अपना समय और अटेंशन तो देते हैं। आज के दौर में कंपनियों के लिए पूरा खेल ही आपके समय और अटेंशन का है। गूगल भी आपके समय और अटेंशन की मदद से खुद के लिए पैसे कमाता है। आपको बता दें कि इन सभी डेटा और विज्ञापन के लिए आवश्यक ऑनलाइन आर्किटेक्चर को सुविधाजनक बनाने के लिए गूगल ने द डेल्स ऑर्गन्स शहर के पास अपना विशाल डेटा सेंटर बनाया है। आइए समझते हैं बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल। ऑथर कहते हैं कि साल 2017 की बात है। कैलिफोर्निया में एक सीक्रेट गैदरिंग रखी गई थी। उस गैदरिंग में इंफॉर्मेशन एसजे की बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। उन हस्तियों में गूगल के को फाउंडर लैरी पेज का नाम भी शामिल था। उन सभी लोगों के मिलने का मकसद केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कशन करना ही नहीं था। उन्हें इस बात की आशंका थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ने से कई तरह के रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ने लगेंगे। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि उस मीटिंग में मौजूद ज़्यादातर लोग सिलिकॉन वैली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में मदद कर रहे थे। अब ऐसे लोगों से ये उम्मीद की जा सकती थी ये लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे के बारे में बताएंगे। सिलिकॉन वैली इस बात पर विश्वास रखते थे कि यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर की दिशा को तय करने वाली होगी। अगर वो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कोई और इस तकनीक को डेवलप करेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि इसका डेवलपमेंट भी चलता रहे और इससे जुड़े खतरों के बारे में भी लोगों को बताया जाए। लेकिन इसी बीच उन लोगों के मन में यह सवाल था कि क्या ये खतरे सही में हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। गूगल को रिप्लेस करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा है भी या नहीं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि सिलिकॉन वैली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने वाला लोग इसके खतरे को सही मानते हैं। इसलिए अब हम इसे एक अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि AI एक कंप्लीट सिस्टम होगा। अगर ये कंप्लीट सिस्टम होगा तो इसके पास पूरी दुनिया का डेटाबेस मौजूद होगा। जैसा कि गूगल में हम लोगों ने देखा है कि गूगल डेटा की मदद से ही खुद को अपडेट रखता है और गूगल की मदद खुद इंसान और अपने इनपुट से करता है। मतलब साफ है कि गूगल को ह्यूमन पावर चला रही है। मतलब साफ है कि गूगल से बड़ी ह्यूमन इंटेलिजेंस रही है। कुछ इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी होने वाला है। कोई भी तकनीक ह्यूमन इंटेलिजेंस को मात नहीं दे सकती, क्योंकि तकनीक को बनाने वाला दिमागी इंसान के पास है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले खतरों का केवल हाइप बना दिया गया है। प्रोग्रेस की राह को अपनाने के लिए नई थिंकिंग को अपनाना जरूरी है। अब जब नई थिंकिंग की बात होगी तो नई करेंसी की भी बात होनी चाहिए, यानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में भी चर्चा होना जरूरी है। इस मूव से पता चलता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने की शुरुआत कर देनी चाहिए। इसकी शुरुआत बिना थिंकिंग में बदलाव लाए नहीं की जा सकती है।
सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होता या पूरी तरह से ऑनलाइन होती है और व्यापार के रूप में बिना किसी नियमों के इसके जरिए व्यापार होता है। इसी के साथ आपको बता दें कि इसको कोई सरकार या कोई अथॉरिटी जारी नहीं करता है। 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का समर्थन करके लोगों को, बैंकों और वित्तीय संगठनों को प्रतिबंध कर दिया था। लेकिन मार्च 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आरबीआई के प्रतिबंध के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा था कि सरकार को कोई निर्णय लेते हुए इस मामले पर कानून बनाना चाहिए। ग्लोबल बिटकॉइन एक्सचेंज फर्म जेपी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर विक्रम रंगाला कहते हैं कि बिटकॉइन और इथर जैसी क्रिप्टो करेंसी एक सार्वजनिक संपत्ति है जिसको किसी राष्ट्र की मान्यता नहीं है या कोई मालिक नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपके पास क्रिप्टो करेंसी ले सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने इतना तो समझ लिया है कि ब्लॉकचेन तकनीक फ्यूचर को बदल सकती है। अब आगे के चैप्टर्स में इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन तकनीकी न्यू इरा की शुरुआत है। अक्टूबर 2008 की बात है। सतोशी ने पहले क्रिप्टो करेंसी से दुनिया को रूबरू करवाया था जिसका नाम था बिटकॉइन। इसी क्रिप्टो करेंसी ने दुनिया का परिचय एक नई करेंसी से करवाया था। बिटकॉइन को नाम से तो अधिकतर लोग जानते थे, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें क्रिप्टोस की नई दुनिया दाखिला लेना पड़ा। क्रिप्टोस की दुनिया में किसी भी पर्सनल डेटा को इजीली टारगेटेबल, सेंट्रल से डिसेंट्रलाइज्ड किया जाता है, जिसकी वजह से इसे कोई भी होल्ड कर सकता है। इथेरियम ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को रशियन कंडीशनर प्रोग्रामर विटालिक ने प्रस्तावित किया था। उन्होंने से क्रिप्टो करेंसी को यूटिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए इसे डिजाइन किया था। बुटेरिन चाहते थे कि डेवलपर इथेरियम के प्लेटफॉर्म पर अपनी खुद की स्पेशल एप्लीकेशन बनाए। इथेरियम पर आधारित एप्लीकेशंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करती थी जिन्हें इथेरियम ब्लॉकचेन में स्टोर किया जाता था। कई और काम भी जुड़े हैं जो इथेरियम ब्लॉकचेन का उपयोग करके पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य उपयोग टोकन या क्रिप्टो करेंसी में विनिमय की जाने वाली वैल्यू को स्टोर करने का है। क्या हार्डवेयर निर्माण की वापसी हो सकती है? कंप्यूटर साइंस में मूर्स लॉ बताता है कि हर 2 साल के अंदर सर्किट की लागत डबल हो जाती है। इसी के साथ हमें समझना चाहिए कि जैसे कंप्यूटर 70 के दशक में बनते थे वैसे कंप्यूटर 90 के दशक में नहीं बन रहे हैं। मतलब साफ है कि कंप्यूटर की दुनिया में बड़ी तेजी से टेक्नोलॉजी बदलती रही है। क्या अब फिर से एक नई तकनीक का समय आ रहा है? क्या गूगल क्लाउड की जगह भी जाने वाली है? सिलिकॉन वैली में हार्डवेयर का रिवर्थ देखने को मिल रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि कई कंपनियां अब सिलिकॉन चिप का निर्माण नहीं कर रही है। उन कंपनियों का फोकस डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ मूव करने का है और काफ़ी हद तक वो अपनी कोशिश में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। कंप्यूटर जगत की कंपनियां टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे बढ़ती जा रही है। इसी को टेक्नोलॉजी शिफ्ट भी कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट सिक्योरिटी और कंपैटिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। ये बातें साफ तौर पर इशारा करती है कि आने वाला समय में दुनिया गूगल क्लाउड से आगे का सोच रही है। मतलब साफ है कि भले ही अभी गूगल के बाद की जिंदगी साफ तौर पर नजर ना आ रही हो, लेकिन उसकी झलक तो दिखने ही लगी है। जिन लोगों ने इस बात को मान लिया है था कि गूगल के बाद कुछ नहीं, उन्हें पता चल गया है कि अभी गूगल के बाद भी बहुत कुछ देखना बाकी है। हमें समझना चाहिए कि इन्वेंशन कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। इंसान समय के साथ तकनीक के मामले में बेहतर ही होता जाएगा। इसलिए किसी भी मुकाम को आखिरी मुकाम नहीं समझना चाहिए और हमें विश्वास रखना चाहिए कि बहुत जल्द हमारे सामने गूगल के आगे की जिंदगी भी आएगी। अब सवाल यही उठता है, क्या हम नए इन्वेंशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं या फिर अभी हम गूगल को ही पूरी तरह से समझ नहीं सके हैं? फिर से एक नज़र बिटकॉइन पर डालते हैं। ऐसा ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश आइजैक न्यूटन ने स्वर्ण मानक की स्थापना की थी। आने वाले 200 सालों तक तमाम सरकारें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाने के लिए
सोने के मूल्य के मुकाबले अपनी मुद्राओं की गारंटी देती रही। कई लोगों के मन में सवाल उठता रहता है कि आखिर उस समय गोल्ड को ही क्यों चुना गया था। इसका सीधा सा कारण यही था कि लोग गोल्ड को सबसे कीमती मेटल मानते रहे थे। उनका मानना था कि ये कभी खराब या गायब नहीं हो सकता है। लेकिन 2008 का दौर आते आते बाजार ने बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखा। तभी से दुनिया भर की सरकारों ने करेंसी की वैल्यू के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड्स को मानना बंद कर दिया। सरकारों का कहना है कि अब से मार्केट की करेंसी की वैल्यू को डिसाइड करेगा। ओवरऑल इस बुक में बताया गया है कि अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो भारत, चाइना, यूएस जैसे देशों के विपरीत दक्षिणी अमेरिका के देश अल सल्वाडोर ने अब इसके इस्तेमाल पर कानूनी मुहर लगा दी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि गूगल ने डिजिटल वर्ल्ड में एक तरफा राज किया है। लेकिन ये बात भी सच है कि कभी न कभी हर किसी का राज खत्म जरूर होता है। बात सिर्फ इतने से कि हमें फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए। फ्यूचर चेंज होने वाला है और वो भी बहुत तेजी से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।